वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा लेसन 2 पढ़ रहे थे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। द साउंड ऑफ म्यूज़िक जैसा मैंने कल बताया था, एक एवलीन नाम की गर्ल है जो डीफ है। ये कब पता चलता है? जब वो 11 इयर्स की होती है। 8 इयर्स होने पर उसकी मम्मा जो है वो मेंशन करती है कि उसको एक बार आवाज़ लगाने पर, या कह सकते हैं बार बार आवाज़ लगाने पर सुनाई नहीं देता, वो सुन नहीं सकती, किसी चीज़ को हर्ट नहीं कर सकती है। तो ऐसे में जब टीचर्स और फ्रेंड्स से इग्नोरेंस मिला तो उसके जो स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं वो बुलाकर कहती हैं कि आपको इसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जब वो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तब वो 11 इयर्स की होती है और सडन स्पेशलिस्ट जो उसको चेकअप करने के बाद कह सकते हैं कि उसकी एक नर्व डैमेज होने की वजह से अब वो उसकी जो हेयरिंग सेंसिबिलिटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और वो कम्प्लीटली डीफ है। अब अगर उसको सुनना है तो या तो उसको हेयरिंग एड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब एक नॉर्मल बच्चा या एक कह सकते हैं एक चाइल्ड जो कि खुद को नॉर्मल वे में ट्रीट कर रहा है, सडन ये पता चलता है कि वो अब एडनॉर्मल है, एडनॉर्मल इन सेंस कि वो डीफ है, तो सडनली सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। तो यहाँ पे एवलिन के साथ भी सेम हुआ था। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन क्या कह रही है कि सारा सब कुछ जो था वो ब्लैक दिखने लग गया कि अब क्या करूँ, कैसे करूं? क्योंकि ऐसे जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे चाइल्ड्स के लिए एक स्पेशल स्कूल होता है। तो बहुत आसान लाइफ नहीं होती इनकी, बहुत मैनेज करना पड़ता हर चीज़ के साथ, बहुत इग्नोरेंस लेनी पड़ती है। तो ऐसे में एक डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। बट अब यहाँ से हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वो काफ़ी मेंटली ब्रेव थी, वो जल्दी से गिव अप नहीं करने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो बहुत जल्दी एक नॉर्मल लाइफ जीने वाली थी और उसका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक को लेकर वो उसी में आगे कंटिन्यू में भी करने वाली थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग a xylophone and decided that she wanted to play it too। अभी उसकी मदर के लिए कह रहे हैं कि एक दिन उसकी मदर नोटिस करती है कि जो गर्ल है वो xylophone आपको यहाँ बता रखा है कि कैसा है, एक ड्रम टाइप की आवाज़ आती है और उसको भी हम कह सकते हैं कि जैसे ड्रम को हम बजाते हैं ना तो एक 2 स्टिक्स का यूज़ करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी 2 स्टिक्स जो बना रखे 2 स्टिक्स का यूज़ हो रहा है। और उसके बाद जाइलोफोन जो है वो प्ले होता है, एक वुडन इंस्ट्रूमेंट है, वुडन बार कह सकते हैं इसको। तो ये उसकी मदर ने नोटिस किया कि जो गर्ल है यानी कि एवलिन है वो बहुत अच्छा जाइलोफोन प्ले कर रही है, तो वो बजा सकती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट पर्सनिस्ट रॉन फॉब स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। अब उन बहुत सारे जो कह सकते म्यूजिशियन थे, उन लोगों ने वो जब मदर उसको अलग अलग जगह पर लेकर गई तो बहुत सारे म्यूजिशियंस ने उसको इग्नोर किया, डिस्करेज किया, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये थी कि वो सुन नहीं सकती थी, डीफ थी, है ना। तो ऐसे में सबने उसको इग्नोर किया। पर रॉन फॉब एक म्यूजिशियन थे जिन्होंने उसके अंदर का पोटेंशियल जो था, जो उसके अंदर की स्ट्रेंथ थी वो देखी और उसने उसको इनकरेज किया। हे बिगन टू टर्निंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने उसको सिखाने के लिए क्या किया कि 2 ड्रम्स को लेकर आए, 2 बड़े बड़े ड्रम्स को लेकर आए जिनकी आवाज़ जो थी वो डिफरेंट थी। एक बहुत बड़ा था और एक उससे थोड़ा सा छोटा, लेकिन दोनों की साउंड में काफ़ी डिफरेंस था। डोंट लिसन दो योर एयर्स ही वुड से। उसने क्या कहा कि इसकी जो आवाज़ निकलती है उसको अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज एवलिन। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the rest up and the lower from the rest down। अब जब रॉन फॉब ने कहा कि इसकी साउंड को तुम अपने ईयर से सुनने की कोशिश मत करो, अपने बॉडी के अदर ऑर्गन से उसको फील करने की कोशिश करो। तो जब एवलिन ने ये देखा कि वो रियलाइज़ करने लगी, जब बड़ा ड्रम बजता था
तो उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती थी, तो उसकी रेस्ट पार्ट का जो अपर पार्ट था वो काफ़ी वाइब्रेट होता था, उसको वो साउंड वहाँ पर फील होती थी। और जो छोटा ड्रम था जिसकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट थी और कम थी, वो उसको अपने लोअर पार्ट में फील होता था। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और ये जो एक्सरसाइज थी वो रॉन फॉर्ब ने कंटिन्यू एवलिन के साथ की और बहुत जल्दी एवलिन ये समझ गई कि वो म्यूज़िक को उसको अपने कानों से सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अदर बॉडी पार्ट के सेंस ऑर्गन से उसको फील कर सकती है, उसको सुन सकती है और नया क्रिएट भी कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. एवलिन का कहना था कि मुझे सिर्फ अपने माइंड को खोलना था और अपने बॉडी पार्ट्स की से उन साउंड्स के वाइब्रेशंस को महसूस करना था, और उसके बाद जो था बाकी का हार्ड वर्क था जिसने सबके सामने लाया कि वो कितनी अच्छी म्यूज़िक प्लेयर थी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। और जिस दिन से उसने डिसाइड कर लिया उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो हमेशा आगे बढ़ी। शी टॉट द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। जब वो 16 ईयर्स की थी तो एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में एक परफॉर्म करने गई यूनाइटेड किंगडम में, और तब वो सिर्फ 16 ईयर्स की थी और तभी से उसने डिसाइड कर लिया कि म्यूज़िक को वो अपनी लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। एक बहुत बड़ी एकेडमी थी द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। ये वर्ल्ड क्लास लेवल की एक एकेडमी है जहाँ पर ऑडिशन देना ही अपने आप में ऑनर्ड होता है। ऐसे में एवलिन जब ऑडिशन देने गई तो अब तक के हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसने वहाँ पर स्कोर किए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा से अलग कभी कभी सोलो परफॉर्मेंस भी देने लग गई थी। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 years का जो उसका कोर्स था, 3 years की जो उसकी म्यूज़िक ग्रेजुएशन थी, उसको कंप्लीट करने के बाद मतलब कंप्लीट होते होते तक वो टॉप अवॉर्डेड गर्ल हो चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड एक्सेप्ट एन हिंट ऑफ heroic achievement। If you work hard and know where you are going, you will get there। एवलिन ने एक बहुत अच्छी एक हीरोइक बात ये कही थी कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और अगर आपको पता है कि आपका एम कहाँ है और आपको जाना किधर है, तो आपको वहाँ तक पहुँचने से कोई भी नहीं रोक सकता। 3 चीज़ें इंसान के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट, आपका एम क्या है। सेकंड, आपका जहाँ वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। और थर्ड, आपका हार्ड वर्क। अगर ये 3 चीज़ इंसान अपने माइंड में स्ट्रक्ट आउट कर लेता है, फिट कर देता है, तो कभी भी वो अपने एम से पीछे नहीं हटता है। And she got right to the top, the world most sought after, multi-passionate with a mystery of some 1000 instruments and hectic international schedule। और बहुत जल्दी वो एक ऐसी पर्सनालिटी बन गई थी जहाँ पर बड़े बड़े से लाइव शोज़ ऑर्गेनाइज होते थे, जहाँ पे बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा जो थे वो कॉन्सर्ट करते थे, और उसके लिए ऐसे कॉन्सर्ट में पार्ट लेना एक शेड्यूल सा बन गया था। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। एक लड़की जो बिल्कुल सुन नहीं सकती है, ऐसी लड़की का कॉन्सर्ट जो पब्लिक से पूरा भरा हुआ है, ऐसे फंक्शन को देखना अपने आप में काफ़ी सरप्राइजिंग थिंग हुआ करती थी लोगों के लिए कि कैसे एक लड़की जो सुन नहीं सकती है वो इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले कर लेती है। इन आवर 2 hours decision, she never missed a word। Man with
बिजी ब्रेड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। अब उसने एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा था, क्योंकि वो डीफ थी तो लोगों की जो लिपसिंग होती थी, जो लोग बोलते, हम जब बोलते तो हमारे होंठ ऊपर नीचे हिलते, तो उसको रीड करने की कोशिश करती थी और वो इतनी परफेक्शन हो चुका था उसका उसके अंदर कि वो कभी भी एक नॉर्मल इंसान जैसे टॉक करता है वैसे ही वो कंटिन्यू उनसे बात किया करती थी। तो यहाँ पर एक इंटरव्यू में उसने ये कहा था कि जब बुशी ब्रेड यानी कि बहुत ज़्यादा दाढ़ी मूंछ वाला कोई अगर आदमी मेरे से बात कर रहा है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं उसको नहीं समझ पाती, क्योंकि उसके होंठ नहीं दिखते, तो वो लिपसिंग को पकड़ नहीं पाती, कुछ वर्ड्स वहाँ से मिस कर देती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि ये इसलिए होता था क्योंकि वो लिप्स को वॉच नहीं कर पाती थी। इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आईज, और वो आँखों को भी पढ़ना जानती थी। हम जब बोलते हैं ना तो हमारे एक्सप्रेशंस, जो हमारी वर्ड लाइन हमारे लिप्स से निकलती है, उसके एक्सप्रेशंस हमारी आँखों में भी नज़र आते हैं। हम हंसते हैं तो हमारी आइज़ भी हंसती हुई नज़र आती है, हम जब गुस्सा होते हैं तो हमारी आइज़ में गुस्सा नज़र आता है। तो जो हम वर्डिकली बोलते हैं हमारे लिप्स के थ्रू, वो एक्सप्रेशन हमारे आँखों में भी नज़र आते हैं, और वो चीज़ वो स्पेशली आँखों को पढ़ने की एबिलिटी वो रखती थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लीड, वो बहुत अच्छी, क्योंकि वो स्कॉटिश गर्ल थी, स्कॉटलैंड से रिलेटेड थी, तो वो बहुत अच्छी स्कॉटिश बोल लेती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। शी सेज, उसने कहा कि मैं बहुत अच्छी स्कॉटिश इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं 11 साल की उम्र से इसको सुनती आई हूँ, यानी कि मदर फादर जो भी घर में होंगे वो सब स्कॉटिश ही बोलते होंगे, तो एक तरह से उसकी मदर टंग थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and masters basic Japanese। और इसके अलावा स्कॉटिश के अलावा उसको 2 लैंग्वेजेस का और भी नॉलेज था। एक थी फ्रेंच, जो सबसे हार्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है, तो एक उसको फ्रेंच भी बहुत अच्छी बोलनी आती थी और एक उसको जापानीज़ भी काफ़ी अच्छी बोलनी आती थी। और ये सब उसने कैसे सीखी? क्योंकि एक डीफ लड़की, सबसे बड़ी बात कि एक लड़की जिसकी हेयरिंग सेंसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ऐसे में वो लिपसिंग को सुन रही है, लिपसिंग को सुन के वो अपनी मदर टंग तो सीखती है, प्लस ऐसी 2 डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को भी सीख जाती है, जो उसको सिर्फ कॉन्सर्ट के थ्रू उसको वो लैंग्वेजेस सीखने को मिली थी। तो यहाँ पर हमने हमारा 6 पॉइंट जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे शायद 4 पॉइंट्स और बचते हैं, 7, 8, 9, 10। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस लेसन को रीड करें। ये पार्ट 1 पढ़ रहे थे हम, लेसन 2 का पार्ट 2 भी है इसका, तो इसको रीड करेंगे। वैसे तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए नहीं हैं, फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स है तो डिक्शनरी से उसको, क्योंकि साथ में ग्लोसरी दे रखी है वैसे, फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है तो डिक्शनरी ज़रूर ओपन करके उस वर्ड को अभी से ही क्लियर कर लें, ताकि बाद में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो जब आंसर वगैरह लिखें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने 6 नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया था, एक नियम और उसके कुछ उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें जैसे निधन इक्षण, नि विसर्ग के बाद इक्षण शब्द बना तो हमारा शब्द बनता है निरीक्षण। ठीक है, दो विसर्ग के बाद परिणाम शब्द आया, दुष्परिणाम शब्द बना। इस प्रकार दूधन वचन, वचन शब्द आया, दुर्वचन शब्द बना। इसके बाद दूधन कर,
दुष्कर शब्द आया, दुष्कर शब्द बना। नभः धनचर, नभच्चर शब्द बना। तो ये जो प्रमुख उदाहरण है, इससे पता चलता है कि अगर नी के बाद ई के, है ना, नी विसर्ग के बाद में अगर ई आता है तो हमें इक्षण शब्द से निरीक्षण शब्द बना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई के बाद इक्षण शब्द से निरीक्षण ई शब्द जुड़ा, दो के बाद परिणाम दुष्परिणाम। अब यहाँ पर विसर्ग पहले ऊ है, बाद में प है, तो ये प श हलंत में बदल गया। दूधन वचन का दुर्वचन यहाँ पर र हलंत में बदला है ना, यहाँ पर श हलंत में बदलना। इस प्रकार दूधन कर का भी ये श हलंत में बदलता रूप है। तो विसर्ग संधि में प्रमुखतः यही होता है, विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग का प्रयोग होता है, और कहीं कहीं विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुसार चलने से विसर्ग संधि अति आवश्यक है। व्यंजन संधि से हट करके विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब मुख्य बिंदु पर चलते हैं, जिसमें विसर्ग संधि में देखें तो यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो, विसर्ग से पहले क्या हो, ई या ऊ स्वर, हमारे विसर्ग से पहले वी है, अर्थात ई मिला हुआ शब्द है, वधन ई वी बना, ठीक है। चतुह, तो चत धन, तो ऊ की मात्रा त के साथ लगी तो छोटे ऊ की मात्रा चतुह बना, बही का ई लगा और बही का ई लगा। इन सब में देखें तो ई या ऊ के विसर्ग से पूर्व ई या ऊ हो, बाद में क और फ, क और प और म, ये तीन व्यंजन क प म हो, तो वहाँ विसर्ग श षटकोण का, है ना, श हलंत में बदल जाता है। तो आविधन कार का आविष्कार, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ और विसर्ग की जगह क्या लगा, श हलंत का प्रयोग हुआ। चतुष्धन कौण का चतुष्कोण शब्द बना और बहिधन कृत का बहिष्कृत का शब्द बना और बहिधन कार का बहिष्कार बना। तो यहाँ श कौन सा षटकोण का, एक तो था नमः, है ना, विसर्ग से ले और विसर्ग का नमः दंती, तो दंत वर्ण आएगा, श हलंत में बदलेगा, हमने देखा था, कहते नमस्कार। जैसे इसके बाद दूधन साहस, इधर वापस चले अपन, जैसे एक शब्द था दूधन साहस, वो नियम अलग था, है ना, उसमें क्या था, दो के बाद, तो यहाँ ऊग तो लगा हुआ है विसर्ग से पूर्व, लेकिन यहाँ क्या है, स लगा हुआ है। हमारा स जो है दंत वर्ण है और दंत वर्ण होगा, इसका मतलब शब्द बनेगा हमारा दुस्साहस शब्द बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग कर लें, ये शब्द जो प्रयोग करोगे तो इसका मतलब ये हमारा गलत होगा। सही शब्द क्या है, दुस्साहस बनेगा। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं उससे वापस पुनः चलते हैं। तो आविदनकार का आविष्कार, चतुर्धनकोण का चतुष्कोण, बहिधनकृत का बहिष्कृत और बहिधनकार का बहिष्कार। इस प्रकार विसर्ग के क्या बता रहा है, विसर्ग के बाद मूर्धन्य अघोष व्यंजन कुछ हैं, एक अघोष मूर्धन्य है ना, ट वर्ग, ट ठ ड ड ण, ये जो है हमारे वो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जो मुख्यतः ट और उसका ट का विसर्ग श भी होता है, जबकि यहाँ पर नहीं दिया गया है ई या ऊ हो। तो विसर्ग के नॉर्मल भी ऐसा होता है, विसर्ग के बाद में क प और म तो है ही, लेकिन अगर ट शब्द भी आ जाता है तो भी हमें यहाँ पर विसर्ग का श हलंत करना है। धनुधन टंकार, धनुष टंकार, ऐसा शब्द बनेगा, ठीक है। इसके प्रमुख कुछ
प्रश्न हैं वो आप करने का प्रयास करें। प्रश्नों में स्वर संधि एवं व्यंजन संधि की परिभाषा देते हुए उदाहरण से समझाइए। तो हमें स्वर संधि क्या है, स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी और स्वर संधि और व्यंजन संधि की परिभाषा को देखते हुए उनके उदाहरणों द्वारा समझाना है कि स्वर संधि में इन उदाहरणों को रखा जाता है, व्यंजन संधि में इस प्रकार के उदाहरण आएंगे। ऐसा नहीं हो कि व्यंजन का स्वर संधि में और स्वर का व्यंजन में करो, क्योंकि स्वर संधि व्यंजन संधि तीनों पार्ट भले एक हो, एक प्रकरण के हो, लेकिन तीनों संधियों में कहीं न कहीं भिन्नता है, वो हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों का संधि विच्छेद करना है और उनका नाम भी लिखना है। परमोषध, परमोषधि, ये आपको पता होगा। परमोषधि, उद्गार, ये उद्गार में एक नियम था अपना कि यदि त या द के बाद में क्या आ जाता है, ह आता है, तो उसका ह का क्या हो जाएगा, द, और त होगा, वो द में उद्दन हर उद्गार शब्द बना था। तो इस प्रकार मनोभाव, गायक, महेंद्र, स्वागत, शब्दार्थ, चतुष्पद, यशोगान, मनोहर, उच्चारण, संयोग इत्यादि, दुष्कर, नाविक, सर्वोत्तम, देवर्षि, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनसे संबंधित कुछ नियम हैं। उनको ये उदाहरण दिए गए, उन उदाहरणों को करने का प्रयास करें और जैसे जैसे उदाहरणों को करेंगे और भी अन्यत्र ढूंढने का प्रयास करें, जिससे संधि प्रकरण में आपको कहीं कोई दुविधा ना हो। ठीक है, तो संधि प्रकरण में मुख्यतः ये ध्यान रखना, स्वर संधि, मुख्य संधि की परिभाषा, संधि में वर्णों का मेल होता है। एक बार पुनः बता देता हूँ, संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। पहले उनका डिफरेंस देखें, फिर संधि की परिभाषा, उनके प्रकार और उनके उदाहरण नियमों के बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एग्जाम्पल्स चल रहे थे हमारे 1.7 लास्ट एक्सरसाइज बचा है, उसके पहले के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। 2 पूरा कल कंप्लीट कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 3, सिंप्लीफाई या फिर सरल कीजिए। उसमें पहली जो सम आपको दे रखी है दैट इज़ 64 की होल पावर 2/3 इंटू 3125 की होल पावर 2/5 अपॉन 243 का होल पावर 3/5 और इंटू 256 की होल पावर 3/4। ठीक है, इस तरीके का सम है। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की। तो सबसे पहली चीज़ ओके, सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। लिखा है पहली टर्म 64 की होल पावर 2/3। ओके, नाउ अब इस 64 को कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है, कुछ ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हम उसको होल पावर 64 को लिख सकें इन द फॉर्म ऑफ पावर 3 या फिर 3 के किसी मल्टीपल की पावर के फॉर्म में लिख सकें। तो हम जानते हैं कि 64 क्या होता है। 64 इज़ अ नंबर, वहाँ पर 8 8 का फैक्टर किया था अपन ने। और जब क्यूब्स की पूरी टेबल हम चेक करते हैं, 2 का क्यूब 4 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो इसकी जगह हम क्या 4 का क्यूब लिख सकते हैं। ये बात पहले भी हम कर चुके थे। 4 × 4 × 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो इस 64 की जगह मैंने लिख दिया 4 3 ज़ा, मतलब 4 की पावर 3 इंटू 3125 का होल पावर 2/5। तो इस पावर का डिनोमिनेटर चेक करो, इसका हर चेक करो, दैट इज़ 5। 5 आपका डिनोमिनेटर दे रखा है, इसका मतलब पावर में डिनोमिनेटर 5, इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर लिखा जाएगा उसके पावर में या तो
5 होना चाहिए या फिर 5 का मल्टीपल, या तो 5 हो पावर में, या पावर में 10 हो, या पावर में एनीथिंग, 15 हो, 20 हो, 25 हो, एक ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, एक ऐसी पावर की फॉर्म में हम इसको लिखने की ट्राई करेंगे। तो करते हैं कोशिश। 3 1 2 5, व्हेन यू डू द फैक्टर ऑफ 3 1 2 5, तो व्हाट यू गेट, 5 6 ज़ा 30, फिर देन 1 आया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, then 5 5 ज़ा 25, then 5 1 ज़ा this thing, 1 2 3 4 5, 5 into 5 into 5 into 5 into 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 5 टाइम, तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 5 की पावर 5 अपॉन में 243 का होल पावर 3/5 है। तो यहाँ पर अगेन एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा, या ऐसे फैक्टर्स करने पड़ेंगे जिसको हम लिख सकें इन द फॉर्म ऑफ पावर 5, एक ऐसा नंबर जिसकी पावर 5 या फिर 10 15 ऐसा कुछ इसको लिखा जा सके। तो 243 ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं है। सम करके चेक करो, 3 4 7 7 2 9, तो टोटल इसका आ रहा है 9, 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 343 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तब हमारे पास आता है, 3 से करते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 1 ज़ा 3 0, फिर उसके 3 1 ज़ा 3 1 3, सॉरी यहाँ पर 243 है, क्वेश्चन इज, तो 0 टाइम होगा फर्स्ट टाइम, तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 81, अगेन 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 ज़ा। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 3 को मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 का होल पावर 3/5 इंटू 256 का होल पावर 3/4। तो कोशिश करेंगे इस नंबर को किसी नंबर की पावर 4 या फिर 4 के मल्टीपल में लिखने के। तो 256 को जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास ये कंक्लूजन आता है कि वी नो कि 4 4 ज़ा, सबसे पहले चीज़ 256 इवन है, या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर 4 से डिवाइड होगा, सबसे छोटा 2 रहता है, बट यहाँ ले हैं अगर 4 4 ज़ा 4, अब देखो जब यहाँ तक चलते हैं हम, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा, सॉरी 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, अब ये 64 जब 4 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है, 64 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24 एंड 25। तो हमको पता चला कि 256 आया, तो 4 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एट द एंड 256 आएगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4, तो यहाँ लिख दिया 4 की पावर 4। तो जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल, 3 की पावर 3 इंटू यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, 4 की पावर 3 हो जाएगा। आगे जो इसका सॉल्यूशन बनेगा दैट इज 4 की पावर 2 इज 16 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 की पावर 3 हम जानते हैं 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 16 इंटू 25 करो, तो 16 इंटू 25, 25 6 जा कितना होता है 150, तो 25 प्लस इतना हो जाएगा 400, दिस इज 400 अपॉन 64 इंटू 9, 9 4 जा 36, 3 9 6 जा कितना हो जाएगा
54 और 3 कितना हो जाएगा 57, तो 400/576 आपका आंसर बनेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, 4 का होल क्यूब, 3 का जो क्यूब है यहाँ पर 27 होना चाहिए, मेरी मिस्टेक है। 27 × 64 जब आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1728। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 3 का क्यूब है मतलब 3 3 9, 9 3 27, यहाँ 27 मल्टीप्लाई करने पर 1728। और जब सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 2 2 4, 2 से अगर डिवाइड करते हैं 2 8 16, फिर अगेन 2 6 12, 12 और 2 4 8, और हो रहा है 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर अगेन 2 से होगा तो 50 टाइम, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, अगेन हो रहा है अभी तो 25/2 1 2 0 और 2 6 12, तो 25/106 पे 2 8 16 अपन 108 पे एंड हो जाएगा। दिस द फाइनल सिंप्लीफिकेशन, दैट इज द आंसर। यहाँ तक करते हो तो भी राइट है, बट एंड तक करोगे तो और अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना रहेगा। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है भी सही, इसमें मे बी आपका बीच में जो डिनोमिनेटर का जो साइन रहता है अपॉन वाला, वो नहीं बना हुआ है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद में जो एक्सरसाइज है आपका 1.7, दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज, एग्जाम्पल से रिलेटेड ही है, अलग कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो लगभग चीज़ें बता चुकी हूँ मैं, तो आपको बस प्रैक्टिस करना है और साथ के साथ होमवर्क भी कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 9, पार्ट 33 पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लाइफ का। 32 पार्ट जो प्रीवियस था हमारा, उसमें मैंने न्यूक्लियस न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें बताया था कि अब हम सेल ऑर्गेनिल की स्टडी करेंगे। यूनिट ऑफ लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। पूरा लेसन जो चल रहा है वो अबाउट सेल चल रहा है। सेल में सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर देखा, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को पढ़ चुके। अब धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, आउटसाइड टू इनर साइड, मतलब सेल की स्टडी करने जाते हैं तो अंदर से बाहर की तरफ स्टडी कर रहे हैं, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ। तो जैसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ लिया, देन हम सेल ऑर्गेनिल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनिल में हमने सबसे पहले अंदर वाला पॉइंट लिया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रलाइज पोजीशन पे होता है, सेंटर में होता है। उसके साथ ही वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को डिसाइड करता है, या उसको बोल सकते हैं, हमने जैसे कल देखा था न्यूक्लियस को, मैंने कहा था कि अगर उसको स्टेन करना है तो एसीटोकार्बिन का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ ये बताई थी कि ये सारा जो होता है न्यूक्लियस का काम, मेन फंक्शन जो हो, तो न्यूक्लियस की बात करें तो उसका मेन फंक्शन है कंट्रोल। सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना उसका मेन फंक्शन हो जाता है, किसका, न्यूक्लियस का। तो अब हम न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, यानी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन कौन से इसमें और चीज़ें जुड़ी हुई है जिससे पूरा न्यूक्लियस बनता है, और हर एक पर्टिकुलर ये सारे लेबल दे रखे हैं, तो सबका इनका पर्टिकुलर क्या क्या काम है ये चीज़ देखेंगे। उससे पहले कुछ 2 पॉइंट्स दे रखे। रिमेंबर, मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, दैट मीन्स ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मीनिंग होता है विदाउट न्यूक्लियस। यानी हमारे ह्यूमन की बात करो तो मैमल्स या ह्यूमन भी मैमल्स में आते हैं, एज वेल एज काऊ, बफेलो, जो भी डायरेक्ट बेबी को बॉर्न करते हैं वो सब मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, क्लास में आते हैं। तो मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स, यानी जितने भी मैमल्स एनिमल होते हैं जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उन आरबीसीज में और उसके साथ ही सीव ट्यूब सेल में, दोनों के दोनों में जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो एब्सेंट होती है। यानी इन 2 सेल के अलावा बाकी सब में न्यूक्लियस होता है। जिन 2 में नहीं होता है वो यहाँ पे दे रखा है, मैमल्स और सीव ट्यूब में न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है स्ट्रिएटेड मसल सेल्स हैव मैनी न्यूक्लियाई, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड। मैनी न्यूक्लियाई यानी बहुत सारे न्यूक्लियस। तो जो स्ट्रिएटेड मसल सेल्स होती हैं उनमें 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस,
मल्टी यानी मैनी मोर, बहुत सारे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा दिखता है, उसके लेबल क्या होते हैं और हर एक लेबल का पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर जैसे दे रखा है स्ट्रक्चर के बारे में, द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उन पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। फर्स्ट जैसे आपको पढ़ना है न्यूक्लियर एनवेलप और कैरियोथिका। न्यूक्लियस को कैरियन भी बोलते हैं, KARYON, कैरियन। तो कैरियन के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होगी उसको अदर लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, थीका। तो कैरियोथिका यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर का एनवेलप। एनवेलप तो समझते हो, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कवर्ड कर रहा है। सेकेंड है न्यूक्लियर सेल और कैरियोलिम्ब और न्यूक्लियोप्लाज्म। हर चीज़ का 3 टर्म दे रखी है, ये सब जो दे रखे हैं ना, ये टर्म्स है। अब न्यूक्लियर सेप का मीनिंग नॉर्मल है बहुत, सेप का मतलब लिक्विड होता है और सेल का मतलब सेल के अंदर वाला लिक्विड, तो उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब क्योंकि ये लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर है तो इसको हम साइटोप्लाज्म नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर सेप। पर्टिकुलर ये जो लिक्विड है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर कैरी होगा, तो न्यूक्लियर सेप और कैरियोलिम्ब, या फिर कैरियो का मीनिंग न्यूक्लियस और लिम्ब का मीनिंग है लिक्विड। तो कैरियोलिम्ब या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ प्लाज्मा। थर्ड पार्ट कौन सा इसका, क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज़ ये भी होती है, क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी। फाइबर जैसा होता है जो आगे जाकर कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो ये सेंटर पॉइंट पूरा न्यूक्लियोलस है जिसके अंदर न्यूक्लियाई होती है। ये न्यूक्लियोलाई लिखा है, ये न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। ठीक है, एक एक पार्ट को डिफाइन करते हैं हम, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। आप चाहो तो स्ट्रक्चर पहले डिफाइन कर देती हूँ मैं। जैसे यहाँ जो दे रखा है, यहाँ पर होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम ये पूरा किसके अंदर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आउटसाइड दिया नहीं है। ये चीज़ किसके अंदर है, एक सेल के अंदर है, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर कोई एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर न्यूक्लियस कैरी होता है, सेंटर में होता है। तो ये पूरा ये जो न्यूक्लियस अकेला नहीं है, ये किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल के बीच में सिचुएटेड है। अब इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कर्व होके आ रही है। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, ये जो दाने जैसी संरचना है ना, ग्रेन्यूल्स जो लगे हुए हैं, ये कण, ये जो ग्रेन्यूल्स है वो क्या है, राइबोसोम है। तो वो राइबोसोम अगर होंगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मीनिंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पहले न्यूक्लियस पढ़ना है उनको। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है तो वो रफ, अगर राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ हो गए। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है ये क्या है, न्यूक्लियस को कवर करने वाली, तो इसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यू नहीं होती है, इनके बीच बीच में गैप होता है। गैप क्यों होता है, ताकि सेल का लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर आए और न्यूक्लियस का कुछ लिक्विड अगर उसको बाहर भी निकलना हो, ऐसा सेलेक्टिव हो, तो वो यहाँ से इन पोर्स के थ्रू 1 2 3, आपको कितने पोर्स दिख रहे हैं इस सेल में, 1 2 और 3, ये तीनों क्या है, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियर पोर हो गए। इन दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्पेस है, दिख रहा है ना आपको, ये डबल लाइन है, तो ये क्या हो गया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, स्पेस है, तो उसको बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोलाई, ये जो सेंटर में दो है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस का लिक्विड। उसके बाद देन नेक्स्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर होंगे जो बाद में जाके क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स। और फिर यहाँ न्यूक्लियर पोर और ये राइबोसोम जो इसके पूरे मेम्ब्रेन पर लगे हुए ग्रेन्यूल्स दानों की तरह, तो वो क्या है, राइबोसोम। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अब जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में दे रखा है। न्यूक्लियर एनवेलप, आपका डायग्राम जो है वो आपको आज के होमवर्क में नोट्स के रूप में बनाना है, ये डायग्राम। न्यूक्लियर एनवेलप सबसे फर्स्ट टॉपिक है, ये पढ़ेंगे, मतलब पहला पार्ट। एनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथिका इज अ डबल मेम्ब्रेन, दिख रही है आपको, ये डबल मेम्ब्रेन है। कवरिंग विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ये वो चीज़ है जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे पूरी जगह क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर यहाँ पर पूरे पोजीशन में क्या है, सेल लिक्विड। इस साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के लिक्विड यानी न्यूक्लियस सेप के उन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या बनी हुई है, बीच में पूरी मेम्ब्रेन बनी हुई है। नेक्स्ट है separate the nucleus from the cytoplasm, the space between two nuclear membrane is called perinuclear space, जो मैंने आपको समझा दिया। इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। These are discontinuous covering,
डिसकंटिन्यूस क्यों बोला? क्योंकि इसके बीच में क्या है, गैप है 3 जगह पे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे जैसे आ गया डिसकंटिन्यूस कवरिंग विच आर परफोरेटेड बाय सेवरल न्यूक्लियर पोर्स, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये लाइन भी पहले ही बता दी। ये पोर क्यों होते हैं, ताकि साइटोप्लाज्म अंदर आ सके। नेक्स्ट है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज यूजुअली कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, इट इज ऑल्सो बियर्स राइबोसोम। यही चीज़ बता रहा है कि ये न्यूक्लियस जो होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर एनवेलप की, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, तो उसको रफ ER बोलेंगे। नहीं होंगे तो उसको स्मूथ ER यानी SER बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप के बाद सेकेंड चीज़ हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सेट, यानी कि इसके अंदर भरे हुए लिक्विड की बात करते हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट होगा यानी ट्रांजी होगा, होमोजीनस एक जैसा होगा, सेमी फ्लूइड यानी अर्ध तरल अवस्था यानी सेमी फ्लूइड यानी सेमी लिक्विड, ना सॉलिड ना लिक्विड, सेमी फ्लूइड होगा। कॉलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ों को कैरी करके क्या बनेगा, न्यूक्लियर सेल। इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस आर एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब इनके अंदर क्रोमेटिन फाइबर और क्या न्यूक्लियस एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड यानी धसे हुए रहते हैं। ये देख रहे हो आप, न्यूक्लियोलाई को कैरी कर रहा है, साथ ही साथ ये किसको कैरी कर रहा है, क्रोमेटिन फाइबर्स को। अब आगे दे रखा है न्यूक्लियोलस, हमने पढ़ लिया, अब न्यूक्लियस पढ़ेंगे। इट इज़ नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, राउंड स्ट्रक्चर में होता है, इसके अंदर कभी 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं। इन सर्टेन केसेज अ न्यूक्लियस में हैव 2 और मोर न्यूक्लियोलाई, जैसे यहाँ दे रखे, मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ये NUCLEOLI न्यूक्लियोलाई लिखा है, कितने यहाँ पे दे रखे एरो से, 1 और 2, 2 या 2 से 1 या 1 से अधिक यानी 2 भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोलस इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इट इज़ द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, ये वो साइट है जहाँ पर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे क्रोमेटिन मटेरियल, नेक्स्ट पोर्शन है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल क्या चीज़ है और उसका रोल क्या है। द क्रोमेटिन मटेरियल इज थिन thread-like intertwined substance composed of the genetic substance DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी ये बोल रहा है कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या चीज़ है, एक थिन पतला थ्रेड लाइक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बाद में कंडेंस होकर, जिसके अंदर कैरी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो मेन चीज़ है हमारी ये, तो उसके अंदर क्या होता है, DNA जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, हमारे से हमारी आगे वाली जनरेशन को मिलता है, ये जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए आपने नाम सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म है, अंडरलाइन कर देना आप। एंड प्रोटीन, डीएनए के अलावा कुछ चीज़ और होती है इसमें क्रोमेटिन में, और वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन भी 2 टाइप के, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फॉर्म, जब भी सेल डिवीजन होता है, एक सेल है, एक सेल में डिवीजन हुआ, तो डिवीजन के बाद क्या होगा, ये क्रोमेटिन फाइबर जो थे वो कंडेंस होकर के क्या बन जाते, थिक। पहले कैसे थे, थिन थे, यहाँ पे लिखा है थिन। जब भी सेल डिवीजन होगा ये कंडेंस होकर थिक बन जाएंगे एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। यानी क्रोमेटिन फाइबर डायरेक्टली आप शॉर्ट वर्ड्स में बोले हो तो क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम में फॉर्मेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोम, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। आप यहाँ तक के क्रोमेटिन मटेरियल के नोट्स बना देना और इसके साथ ये डायग्राम। नेक्स्ट इसके बाद का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे हिस्ट्री का, द फ्रेंच रिवोल्यूशन। इसके अंदर हम लोगों ने रिवोल्यूशन का बैकग्राउंड पढ़ा था, सोशल सीनरियो देखा था, उनका सामाजिक परिदृश्य क्या था। उसके अलावा मिडिल क्लास का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जो उद्भव हुआ था, उसके बारे में कि उनकी क्या थिंकिंग थी कि किस प्रकार से लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, यानी कि बाय बर्थ उनको प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए, जो उनकी एबिलिटी है उस बेस पर उनको राइट्स मिलने चाहिए। और इस बात का बहुत सारे जो उस समय के फिलोसोफर थे, रूसो, मेरब्यू, जॉन लॉक, इन सब ने भी उनका समर्थन किया था। और उसी के आगे जो पैराग्राफ दे रखा है कि उन फिलोसोफर ने और क्या क्या किया था उस समय, उससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं।
द फिलोसोफर आइडियाज वर वाइग्रोशली डिस्कस्ड इन सैलून एंड कॉफी हाउसेज एंड ट्रांसमिटेड अमॉन्ग पीपल थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रिंट सच एज बुक्स एंड न्यूज़पेपर। देखो सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वो किसके अंदर होता है? प्रिंट मीडिया के पास पावर होता है, क्योंकि वो बिना कुछ भी, क्योंकि हम लोगों के ये फ्रीडम दे रखा है कि हम प्रेस की स्वतंत्रता दे रखी है हमको, यानी कि जो न्यूज़पेपर है उनको लोग को स्वतंत्र होते हैं और वो क्या होते हैं? निष्पक्ष भी होते हैं, यानी कि किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करते। तो इस समय जो फिलोसोफर थे उन लोगों ने क्या किया? सैलून का मतलब वही जो सैलून की शॉप होती है, जो नाई की दुकानें होती है, और कॉफ़ी हाउसेस, वहाँ पर बैठ के जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उसमें जो भी वर्ग आते थे, उसके अलावा दूसरे लोग क्या करते थे? पर्टिकुलर अब कोई बात होती है, जैसे अभी हमारे यहाँ पर कोरोना महामारी फैली हुई है, तो जिसको देखो उसी के बारे में डिस्कस करते रहता, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, तो उसको जहाँ पर जो सुना जाता है और देखा जाता है उसको मीडिया वाले क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं कि या वहाँ के लोग ऐसा बोल रहे हैं। जो सही होता है, यानी कि जांच करके, ऐसे नहीं हर कुछ प्रिंट कर देते हैं, जो सही बात होती है उसका कुछ न कुछ बेस निकाला जाता है, उस बात पर उसको प्रिंट किया। तो यहाँ पर भी जो लोगों के बीच में जो बात हो रही थी, जो प्रिविलेजेस को लेकर मिडिल क्लास में, तो वहाँ उनको कहाँ क्या किया था? इन लोगों ने प्रिंट किया था, उसके अलावा उसको बुक्स में और न्यूज़पेपर में भी दे दिया। अब उसको देने का रीज़न क्या होता है कि तुम लोगों ने जब पढ़ा होगा कि जब अपने ब्रिटिश क्रांति हुई थी 8th क्लास में अपन ने चैप्टर पढ़ा था, तो उस समय भी जब लोगों को जागरूक किया जाता था, यानी कि सब लोगों के पास ये बात नहीं पहुँचती। अब जैसे कोरोना आया, अगर आप लोगों को ये बात पहुँच ही जाती कि सेंट्रल से गवर्नमेंट में, तो इतनी जल्दी आपके पास कोई फ़ोन करके बोलता है, आपको कोई लेटर लिख के बोलता है, तो इतनी जल्दी आपके पास ये बात नहीं पहुँचती। लेकिन हमने किस माध्यम का यूज़ किया? हमने टीवी चैनल्स को देखे, जो भी न्यूज़ चैनल्स है, हमने न्यूज़पेपर को देखा, तो उसमें हमको ये पता चल गया, यानी कि हमारा माध्यम क्या था? न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर भी अब किस बात को लेकर क्रांति हो रही है, लोगों में विरोध क्यों हो रहा है, तो इस चीज़ का पता लोगों को किससे लग गया? न्यूज़पेपर पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से, यानी कि सभी लोगों में ये बात फैल गई। जब सभी लोगों में कोई बात फैलानी है तो हमको उसके लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? सबसे पहले जो हम इम्पोर्टेंट साधन जो यूज़ करते हैं, प्रिंट मीडिया का। और प्रिंट मीडिया में क्या आएगा? आपके बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ आ जाएगी। These books and newspapers were regularly read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to levy new taxes to meet the expenses of the state fomented anger and protest against the system of privileges. क्या दे रखा है? The news that were regular Louis XVI planned to levy new tax. अब जो न्यूज़ आ रही थी वो न्यूज़ भी क्या थी कि लुई 16 जो राजा था उसने क्या किया था? नया प्लान बनाया था कि एक्सपेंसेस मतलब डेली रूटीन की जो चीज़ें होती है उसके ऊपर क्या कर रहा था? वो और टैक्स बढ़ रहा था। तो इस चीज़ को लेकर एंगर यानी कि गुस्सा हो जाना और प्रोटेस्टेड यानी कि विरोध करना, उस चीज़ को लेकर लोगों ने, जो विशेषाधिकार लोगों को मिले हुए थे, उस बात को लेकर उनका क्या चल रहा था? विरोध चल रहा था। और ये विरोध प्रदर्शन वो किसके थ्रू कर रहे थे? तो वो जो भी न्यूज़पेपर्स, बुक्स जो भी प्रिंट कर रहे थे उसके थ्रू। तो इस चीज़ का पता सभी लोगों को लग गया, यानी कि जब कोई विरोध होता है, क्रांति होती है, तो वहाँ पर सारे के सारे लोग नहीं चले जाते, पर्टिकुलर कुछ जाते, यानी कि जो उनके लीडर होते वो जाते, लेकिन सब लोगों को इस बात का पता कैसे चले? तो उसके लिए हमको प्रिंट मीडिया की हेल्प से कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी फिलोसोफर थे, जॉन लॉक, रूसो, मैरब्यू, इन सभी ने इसको प्रिंट करने में और इस बात को फैलाने में मदद की थी। अब आता है अपने द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन, क्रांति स्टार्ट कैसे हुई थी, कब हुई थी, उसके बारे में। लुई 16 समन्ड द असेंबली ऑफ स्टेट जनरल ऑन May 5, 1789। क्या दे रखा है? समन का मतलब होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा या फिर आपकी बैकग्राउंड में भी ऐसा होगा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई एडवोकेट होता है तो हम लोग ने सुना हो उसके घर पर समन भेजा है। समन का मतलब क्या होता है? आदेश भेजना या बुलावा भेजना। तो यहाँ पर भी लुई 16 ने क्या किया था? असेंबली यानी कि सभा को गठित करने के लिए कब? May 5, 1789 को उसने एक समन भेजा था कि एक सभा का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, किसके लिए? कि प्रपोजल क्या था उनका? कि नए टैक्स लगाने। हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था उसमें भी यही था कि जो भी डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उनके ऊपर क्या करना है? नया टैक्स यानी कि और टैक्स उनके ऊपर लगाना है। यानी कि उस पॉइंट से रिलेटेड क्या हो रही थी? मीटिंग हो रही थी। ए स्प्लेंडेड हॉल इन वर्साइल वॉज प्रिपेयर्ड इन होस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या वर्साइल हमने पढ़ा था कि लास्ट जो पढ़ा था, बैकग्राउंड जब पढ़ा था उसमें आया था वर्साइल का जो महल था उनका, वर्साई का, वो बहुत लग्जरी महल था। तो वहाँ पर
जो भी सारे मेंबर्स आने वाले थे रिप्रेजेंटेटिव, उनके लिए प्रिपेयर किया गया था। अब क्या क्या किया गया था उसमें, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स कम फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट ईच। क्या दे रखा था, 300 रिप्रेजेंटेटिव किसके आए थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के आए थे, who were seated in rows facing each other in two sides। यानी कि जैसे मेरा टेबल सामने है और दोनों साइड पर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग आमने सामने बैठे हुए थे। जिस प्रकार से राजा का दरबार कैसे लगता होगा, आपने पिक्चर्स में देखा होगा या किसी सीरियल्स में देखा होगा, उसी प्रकार से वो लोग भी बैठे हुए थे। While 600 मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। और 300 मेंबर्स तो किसके थे, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के। उसके बाद थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कितने थे, 600 मेंबर थे। वो कहाँ पर बैठे थे, वो बैठे नहीं थे, वो इनके पीछे खड़े थे। यानी कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के, अब उनको कितना प्रिविलेज मिले थे, कितने विशेषाधिकार, कि वो तो वहाँ राजा की सभा में जो लुई 16 था उसकी सभा में वो तो बैठे हुए थे और उनके पीछे वो लोग खड़े थे। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रॉस्पेरस एंड लिटरेट मेंबर्स। अब थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया था, प्रॉस्पेरस, उसमें जो समृद्ध थे और जो पढ़े लिखे मेंबर्स थे वो उस सभा में इकट्ठे हुए थे। पीजेंट, आर्टिसंस एंड वुमेन वर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू द असेंबली। यानी कि क्या दे रखा है, किसान और जो कलाकार थे और जो महिलाएं थी उनको सभा में आने की अनुमति नहीं थी। But their complaints and demands were listed in around 40,000 letters that were brought by the representative। देखो कितनी बड़ी बात होती है कि उनकी जो डिमांड्स थी, जो थर्ड स्टेट वाले थे, कितने लेटर थे, 40,000 लेटर वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो अपने साथ में लेके आए थे। यानी कि लोगों की इतनी शिकायतें थी कि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो 40,000 लेटर उनके साथ भेजे थे। In the past meetings of the state general, voting had been on the basis of the principle that each state had one vote। बहुत important है इसके लिए कि यहाँ पर जो पहले पॉलिटिकल व्यवस्था जो चलती थी वो कैसे चलती थी। देखो इस बात को ध्यान समझना, वोटिंग हैड बीन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल। क्या सिद्धांत था उनका वोट देने का, ईच स्टेट हैड वन वोट। हर स्टेट का एक ही वोट होता था, यानी फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकेंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का। ईच स्टेट हैड वन वोट। लुई 16 wanted to continue the sum process at that time also। लुई 16 क्या चाहता था कि ये जो प्रोसेस चल रहा था वो कंटिन्यू क्या हो, चलता रहे, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। वन स्टेट वन वोट। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट नाउ वोटिंग वुड बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। लेकिन थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन लोगों ने क्या डिमांड रखी थी कि अब जो वोटिंग होगी वुड बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। वो पूरे सभी जितने भी लोग हैं उन सभी के थ्रू इलेक्शन होना चाहिए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। यानी कि जितने भी मेंबर हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उन सभी का एक एक वोट होना चाहिए। देखो क्या क्या चेंजेस आया, पहले क्या था, हर स्टेट का एक वोट, यानी कि फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का एक वोट, यानी कि पर स्टेट पर वोट, यानी कि एक स्टेट का एक ही वोट होता था। लेकिन थर्ड स्टेट वालों ने क्या डिमांड रखी थी, अब जो इलेक्शन होंगे, अब जो इलेक्शन कंडक्ट करवा जाएंगे उसमें जितने भी मेंबर हैं, यानी कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, उनका एक एक वोट लिया जाएगा। अब जैसे अपन सपोज यहाँ पे मान लें 300 उनके थे, 600 इनके थे, तो यानी कि 900 वोट पड़ेंगे। और पहले कितने पड़ रहे थे, पर स्टेट का पर वोट पड़ रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट इसी के बारे में कंटिन्यू दे रखा है, देखो, This was one of the democratic principle propounded by philosopher like Rousseau in his book The Social Contract। अब जो ये प्रिंसिपल था, यानी कि जो सिद्धांत बना था, क्या सिद्धांत बना था, यानी कि हर रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट देना चाहिए, ईच मेंबर वन वोट। ठीक है, तो उसको रूसो ने क्या किया था, अपनी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा जिसको कहा जाता है, उसके अंदर उसने क्या किया, प्रोपाउंडेड और उसको फैलाया था। When Louis XVI refused to accept this proposal, members of third state boycotted the assembly in a protest। अगर जब लेकिन इस प्रपोजल को लुई 16 ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो उसने क्या किया था कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उसने मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट बाइकाटेड द असेंबली इन प्रोटेस्ट, उनको असेंबली से हटा दिया गया। बाइकाट का मतलब क्या होता है, बहिष्कार करना, और वो लोग उसके विरोध में आ गए थे, यानी कि उनका प्रोटेस्ट विरोध करने लगे थे। तो अब एक रीज़न इनका ये भी हो जाता है। इसके आगे जो नेक्स्ट दे रखा है इससे रिलेटेड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।